तो डिबेंचर्स के बारे में बात करने जा रही है। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं और इनमें हमारे सिलेबस में क्या क्या है। इसमें हमारे मीनिंग सिलेबस में है, मीनिंग सिलेबस पे है, काइंड सिलेबस में है, मीनिंग सिलेबस में है, काइंड सिलेबस में है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। अब तुम्हें एक बात बताता हूं कि जो ये डिबेंचर्स होता है ना, एक तरह की लोन कैपिटल होती है, लोन होता है बिजनेस के लिए, कैपिटल तो गलत टर्म हो गया। डिबेंचर्स क्या होता है, एक तरह का कंपनी के लिए लोन होता है, और कंपनी को डिबेंचर्स को डिविडेंड नहीं पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। ये बात समझना, अगर किसी भी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं तो इसका मतलब एक तरह का लोन लिया है, और इस तरह की कंपनी को इन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और डिबेंचर्स के बारे में इसका जल्दी से देख लेते हैं। फीचर्स, फीचर्स सिलेबस में नहीं है लेकिन वो फीचर्स मीनिंग के अंदर आ जाएंगे। तो मीनिंग बोलो या फीचर्स बोलो, कीवर्ड लिखवा दे रहा हूं, फटाफट से लिख लीजिए। ये होता है बोरोड फंड, उधार लिया गया हुआ पैसा, ये होता है बोरोड फंड। और क्या बोलते हैं इस पे, इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट, इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट, एक फिक्स रेट पर हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट इज पेबल एवरी ईयर, इंटरेस्ट इज पेबल एवरी ईयर। बात समझ में आ रही है, एक तरह का लोन होता है, हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फिक्स रेट से पे करना पड़ेगा, और एक ऑब्लिगेशन होता है कंपनी के लिए। अगर इंटरेस्ट नहीं पे करा तो क्या होगा, लीगल एक्शन ले लिया जाएगा कंपनी के ऊपर, तो याद रखिएगा ये बात। फिर आते हैं हम लोग इसके काइंड्स पर, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं जरा देखो, और यहां से एमसीक्यू आएगा। पहला देखो, लिखा है नेकेड और मॉर्टगेज्ड, नेकेड और मॉर्टगेज डिबेंचर्स। नेकेड डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर्स होते हैं, वो डिबेंचर्स जिसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी को, कोई भी एसेट को गिरवी नहीं रखा गया होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं नेकेड डिबेंचर्स। मतलब कंपनी ने पैसा उठा लिया लेकिन बदले में उसके ऊपर कुछ भी सामान गिरवी नहीं रखा। कभी भी आप लोन लेते हो कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना, मतलब अगर आपने कुछ लोन लिया और उस पर कुछ गिरवी नहीं रखा तो उसे नेकेड लोन बोलेंगे। सिमिलरली अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए और कोई भी एसेट को गिरवी नहीं रखा है, उसके को हम क्या बोलेंगे, नेकेड डिबेंचर्स। सो मॉर्टगेज डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे, इसका उल्टा। मतलब अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किया है, कंपनी ने अगर डिबेंचर्स इशू किया है और उसके ऊपर कुछ एसेट्स को गिरवी रखा हुआ है तो उसको बोलेंगे मॉर्टगेज डिबेंचर्स। भैया लोन अगर कंपनी ले रही है, डिबेंचर्स अगर कंपनी ले रही है, तो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी, किसको पे करेगी, डिबेंचर होल्डर्स को पे करेगी। याद रखना ये बात, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, तो नेकेड और मॉर्टगेज डिबेंचर्स समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या, वो डिबेंचर होल्डर्स जो एक फिक्स टाइम के बाद जिनका पैसा वापस कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं रिडीमेबल। इररिडीमेबल क्या, जिनका फिक्स टाइम पीरियड के पास पैसा वापस नहीं किया जाता है, उनका पैसा वापस करती है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, बिजनेस बंद होते समय ही उनका पैसा वापस किया जाएगा, उसे बोलेंगे इररिडीमेबल। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अगर डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस कर दिया जाएगा तो उसे बोलेंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स। फिर है बियरर एंड रजिस्टर्ड, बियरर एंड रजिस्टर्ड। अच्छा, बियरर डिबेंचर्स क्या, जिस डिबेंचर होल्डर्स पर किसी का नाम ना लिखा हो, जिसके पास उसी का डिबेंचर, जैसे किसी डिबेंचर होल्डर पे एक कागज के टुकड़े पे किसी का नाम नहीं लिखा है, तो ये कागज किसका, जैसे नोट होती है ना भैया, नोट पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है, जिसके पास नोट उसी की नोट हो जाती है। तो बियरर डिबेंचर क्या, जिसके पास अगर वो डिबेंचर है तो उसका मालिक भी वही है। और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होता है, किसी के नाम पर पहले से रजिस्टर्ड होना, जैसे चेक, अगर आप चेक काटते हो, लेट्स से आपने चेक काट दिया है शुभम जगदीश के नाम पर, तो वो रजिस्टर्ड चेक हो गया मेरे नाम पर, ठीक है ना बात, उसका पैसा या उसका मालिकाना हक केवल मेरा ही है। बात समझ में आ रहा है। बियरर मतलब जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा होता है, किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होता है, वो डिबेंचर जिसके पास चला गया वो उसी का हो गया। रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, किसी के नाम पर रजिस्टर्ड होना डिबेंचर। फिर है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। अच्छा, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल का मतलब क्या है बेटा,
कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल का मतलब क्या? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है? वो डिबेंचर होल्डर, वो डिबेंचर जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, और नॉन कन्वर्टिबल मतलब वो डिबेंचर जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो क्लियर होगी बात यहां तक? सबको समझ में आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग एडवांटेजेस की तरफ और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो देखते हैं एडवांटेज क्या होते हैं। अब एडवांटेज देखने हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर देखते हैं हम लोग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है भाई, और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेजेस होते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहला देखो, इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल सोर्स सस्ता होता है, कोई भी खर्चा नहीं होता, कोई पेपर वर्क नहीं, फटाफट से डिबेंचर आप मार्केट में इशू कर सकते हो, जितना मर्जी चाहे उतना। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, बिकॉज इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यहां पर भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का स्कोप रहता है। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फ्लेक्सिबिलिटी, जब चाहे इनका पैसा उठा के वापस कर दो। और फिफ्थ होता है टैक्स रिलीफ, क्योंकि एक तरह का लोन होता है तो कंपनी को टैक्स बेनिफिट होता है, बिकॉज इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो कंपनी अपनी अर्निंग से माइनस कर सकती है। तो भाई क्या फायदे हुए कंपनी को? पहली बात तो इकोनॉमिकल सोर्स है, पैसा नहीं लगता है इस तरह के फंड्स रेज करने में। दूसरा फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती, तो डिवेंचर होल्डर बिजनेस की एक्टिविटी में रोज रोज इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का स्कोप रहता है। फिर हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कभी भी पैसा आएगा तो इन डिवेंचर होल्डर्स को हम लोग पैसा वापस पे करके टाटा बाय बाय कर सकते हैं। और टैक्स रिलीफ का मतलब क्या है? जितना भी इंटरेस्ट पे करते हो डिवेंचर होल्डर्स को, वो सारा प्रॉफिट से माइनस कर सकते हो, तो कंपनी को एक तरह का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला तो है अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर। जितने डरे हुए होते हैं वो यहां पर पैसा लगाते हैं। अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर, सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा क्या है? रेगुलर रिटर्न, जब तक सूरज चांद रहेगा पैसा मिलता रहेगा। रेगुलर रिटर्न, कंपनी को पैसा पे करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, लोन है। अगर कंपनी पैसा नहीं पे करेगी तो कंपनी को केस कर देंगे कंपनी के ऊपर। बात समझ में आ रही? रेगुलर रिटर्न। फिर क्या है? सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां पर पैसा कभी डूबता नहीं है, रिस्क है ही नहीं। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गए एडवांटेजेस। अब बढ़ते हैं बेटा हम लोग डिसएडवांटेजेस की तरफ। अब तुमको लग रहा है ना, सब अभी तक देखो मैं तुमको दो सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया और कॉमर्स भी पढ़ाया। तुम्हें इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में डिफरेंस दिख रहा है? इकोनॉमिक्स में सिलेबस बड़ा लिमिटेड होता है और कॉमर्स में सिलेबस खत्म ही नहीं होता है। इट इज ह्यूज, किताब इतनी पतली सी है और पढ़ना बहुत है। ठीक है ना भाई? बात समझ में आ रही है? तो चलो डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं फटाफट से कि क्या है डिसएडवांटेज इसके। साथ साथ पढ़ते चलोगे, इसी बहाने तुम मेरे साथ किताब तो रीड कर रहे हो, वरना घर पे बैठ के पता ही नहीं क्या कर रहे होते तुम। डिसएडवांटेज देख लेते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें देखने हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो चलो देखो डिसएडवांटेज क्या है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है परमानेंट बर्डन। परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट। परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, जब तक डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं किया जाएगा तब तक इन डिबेंचर होल्डर्स को आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इनको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ये सबसे अलग पॉइंट है। जितने भी आपने पढ़े ना इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, वहां पर ये पॉइंट नहीं था, यहां पर ये पॉइंट है परमानेंट बर्डन वाला। दूसरा है रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग। रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग मतलब एक तो आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है, अगर आप मार्केट से और लोन लेना चाहो तो आपको नहीं मिल सकता, ठीक है ना, क्योंकि एक लोन लेने की भी आपकी एक लिमिट होती है, तथा जिसे बोलते हैं। अगर उसके बियॉन्ड आप लोन लेना चाहो तो आप नहीं ले सकते हो। फिर क्या है? चार्ज ऑन एसेट, यहां पर आपके एसेट को गिरवी रख दिया जाता है, अगर पैसा नहीं दोगे तो वो एसेट बेचकर पैसा ले लेंगे। और रिडक्शन इन डिविडेंड। रिडक्शन इन डिविडेंड, रिडक्शन इन डिविडेंड का मतलब क्या हो गया बेटा? क्योंकि आप बहुत सारा पैसा एज अ इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपके पास कम पैसा बचेगा अपने शेयर होल्डर्स को देने का, इसलिए डिविडेंड जो होता है वो कम हो जाता है अगर किसी कंपनी के पास ज्यादा पैसा डिबेंचर्स के थ्रू रेज किया है तो।
बात समझ में आ गई? क्लियर? क्लियर, समझ में आ गया? ऑल राइट, शाबाश। चलो भाई चलो, यार आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है। चलो, if I'm audible to you very clearly, if I'm audible to you very clearly, please. चलो, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो है यहां पर होती है नो वोटिंग राइट। नो वोटिंग राइट, किसी भी इन्वेस्टर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है, कंपनी जो काम करना चाहे फ्रीली कर सकता है। उसके बाद है हाई यूनिट प्राइस, जनरली डिबेंचर्स महंगे मिलते हैं, तो सबके बस की बात नहीं होती है डिबेंचर्स खरीदना। और थर्ड है अनअट्रैक्टिव, ये बहुत कॉशियस इन्वेस्टर्स के लिए ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, जिनको लेकिन जीवन में ग्रोथ चाहिए वहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो यहां पर जाके खत्म हो जाता है आपका डिबेंचर्स का पोर्शन।